देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, इन तीनों नदियों के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे ना प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक, तो पहले ये समझ लीजिए कि प्रायद्वीप क्या है। ये अरावली है, ये प्रायद्वीप का उत्तर पश्चिमी सीमा वाल बनाता है ना। अब देखिए यहाँ से ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा इधर कटा फटा जब जो एरिया दिख रहे हैं, ये पूरा क्या है, ये प्रायद्वीप है ना। तो हिमालय की नदियाँ आपने अभी देख लिया, हिमालय की नदियों में आपने सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसका डेल्टा, वो सब चीज़ें देख लिया। अब देखेंगे प्रायद्वीप नदियाँ, है ना। तो प्रायद्वीप नदियों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि भैया ये नदियाँ जो होती हैं ना, ये मौसम के अनुसार सूख जाती हैं। ठीक है ना, मौसमी होती हैं ये नदियाँ। जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नदियाँ हरी भरी रहती हैं, सदा नीरा रहती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होता है, नदियाँ धीरे धीरे करके सूख जाती हैं। तो अब ये प्रायद्वीप में पहले एक तो देख लीजिए कि भाई, एक तो अरावली वाला हिस्सा हो गया, ये अरावली हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर विंध्य हो गया, सतपुड़ा हो गया, महादेव की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, दक्कन का पठार यहाँ है, और इधर है आपका पश्चिमी घाट। ठीक, इधर है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट पूरा। ठीक है ना। तो यहाँ ये जो पूरा प्रायद्वीप है ना, इसमें ये पश्चिमी घाट जो है ये वाटर डिवाइडिंग का काम करता है ना, जल विभाजक का काम करता है। तो इसीलिए इधर की ज़्यादातर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकल करके नदियाँ पूर्वी घाट में बहती हैं। ठीक, जैसे देख लीजिए यहाँ पर कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है। ये सब नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और कहाँ जलती हैं, पूरब में बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं। जैसे देखिए, इधर देखिए, जैसे ये विंध्य पर्वत है, ये सतपुड़ा है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में ये नर्मदा नदी ऐसे बह रही है। ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है ना। दूसरी तरफ देख लीजिए, ये तापी नदी है, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी बहती है और ये भी भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। और भी कुछ नदियाँ आगे मिलेंगी आपको जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है ना। तो ये एक पूरा प्रायद्वीपीय भारत है और इसकी प्रमुख प्रमुख नदियाँ हैं, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक, क्या क्या देखेंगे, पहले तो ये देख लीजिए, ये माही नदी है। इधर देखिए, ये देख रहे हैं, ये माही नदी है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये माही नदी। ठीक, और देखिए ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी देखिए रहे कहाँ से बह रही, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बह रही है। महादेव पहाड़ी के उत्तर में ये, सतपुड़ा के दक्षिण में ये तापी नदी बह रही है। ठीक, ये महादेव की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा है, विंध्य है, ये मालवा का पठार है। अरावली और विंध्य के बीच में मालवा का पठार है, याद रखिएगा। इतिहास में आप इसके बारे में ना बहुत चीज़ें बहुत बार पढ़ेंगे, मालवा के पठार के बारे में। ठीक, तो ये हो गया आपका इधर का हिस्सा। और इधर भी देख लीजिए, इधर भी कुछ ऐसी नदियाँ हैं। देखिए छत्तीसगढ़, ये महानदी वाला हो गया, ये आगे जाकर के सभी तरीका में बढ़ जा रही है। ये गोदावरी नदी हो गई। ठीक, और ये आपकी कृष्णा नदी हो गई, है ना, ये कृष्णा नदी हो गई। और ये सब कहाँ से निकल रही हैं, ये सभी नदियाँ पश्चिमी घाट, इसका वाटर डिवाइडिंग है और यहाँ से सब नदियाँ निकल करके इधर ही बहते हुए जा रही हैं। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, यहाँ ये कावेरी नदी है, ये भी ऐसे। और देखिए, जहाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं ना, उसी को बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। तो ये नीलगिरी पहाड़ी है। अन्नामलाई है, अन्नामलाई की ऊंची चोटी, अनाई मुड़ी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। और ये कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। ठीक, नीलगिरी से के पास से निकल रही कौन सी, कावेरी नदी, और कहाँ जाके गिर रही, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो चलिए हम सीधे अपने जहाँ पढ़ रहे थे प्रायद्वीप नदियों के बारे में वहाँ देखते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो प्रायद्वीपीय नदियों में, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण कौन करता है, पश्चिमी घाट। अभी हमने बताया कि पश्चिमी घाट जो है ये वाटर डिवाइडिंग का काम करता है, मुख्य जल विभाजक का काम करता है। और प्रायद्वीप भारत से ही मैक्सिमम नदियाँ निकल करके बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती हैं। ठीक, देख लीजिए, जो पश्चिमी तट के निकट
उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है ना, ये पश्चिमी घाट की बात की जा रही है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ ये फैला हुआ है। ठीक है ना, पश्चिमी तट पर। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, हमने दिखाया है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। ठीक है ना, ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली और भी नदियाँ हैं। पश्चिमी घाट से कुछ पश्चिम की तरफ बहती है ना, अभी हमने दिखाया था कि पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा है, तापी है। ठीक, ये दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। और जान लीजिए ये एक्चुअरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक्चुअरी, ज्वारनद मुख बनाती हैं। अब देखिए ज्वारनद मुख क्या होता है ना, अब समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे क्या होता है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो भारत वाला हिस्सा है, यहाँ से अरावली है और यहाँ पर विंध्य है। ठीक, और ये सतपुड़ा है, इसी के बीच में ये नर्मदा नदी बहती है। ठीक, नर्मदा, और इसके दक्षिण में ये तापी नदी बहती है। ठीक है ना, तो ये तो भ्रंश घाटी में बहती हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पर ये ना, ये अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख बनाती है। ज्वारनद मुख डेल्टा मतलब क्या होता है, एक्चुअरी। एक्चुअरी क्या होता है आप समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि अब ये हो गया समुद्री एरिया। ठीक है ना, और यहाँ से नदी आ रही है और नदी आकर के ऐसे भागों में बढ़ती है। ठीक, अपने कई भी तरीक़ाओं में बढ़ जाती है वो नदी आकर के। तो क्या करती है ये नदी, जैसे ही यहाँ पर इसने मिट्टी इकट्ठा की ना, क्या होता है, नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर के बहती हैं, और अवसाद लेकर बहते हुए यहाँ पर जैसे ही नदी ने मिट्टी इकट्ठा की ना, तो समुद्री धारा क्या होगी, समुद्री लहर आएगी और इसे काट करके लेके चली जाएगी। ठीक, समुद्री उछाल आएगा, इसे, इसका जो अवसाद यहाँ इकट्ठा हुआ है इसको काट करके समुद्र में लेके चला जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर डेल्टा नहीं बनने पाता है। ठीक, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बन जाता है, ऐसे डेल्टा यहाँ नहीं बन पाता। समुद्री धारा आएगी, इसे काट करके वापस लेके चली जाएगी। ठीक है ना, समुद्री धारा आएगी, इसे काट करके वापस लेके चली जाएगी। और ये क्या करेंगे, ये फिर से अपना, ये नदी फिर से दोबारा से वहीं पर मिट्टी इकट्ठा करेगी ना, ऐसे मिट्टी इकट्ठा करेगी और समुद्री लहर आएगी, फिर इसे काट करके लेके चली जाएगी। ठीक, तो ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, कटा फटा स्ट्रक्चर, ज़्यादा जलोढ़ नहीं है, ज़्यादा मिट्टियाँ नहीं है, इसी को क्या कहते हैं, एक्चुअरी कहते हैं। ठीक है ना, और डेल्टा तो पहले ही जानते हैं आप लोग कि जैसे दो नदियाँ हैं, अब ये समुद्र में गिरने से पहले क्या करेंगी, कई शाखाओं में बढ़ जाएंगी और इनके बीच में जो ऐसे मिट्टी इकट्ठा हो रही है, यही क्या होता है, डेल्टा होता है। ठीक, और ये उपजाऊ होता है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा आपने देखा ही था। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो नर्मदा है ना, ये जो नर्मदा है और तापी, ये दोनों नदियाँ क्या करती हैं, ज्वारनद मुख डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, ये कौन से डेल्टा का निर्माण करती हैं, एक्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं ना। उत्तर भारत की नदी द्रोणियाँ बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़े एरिया का पानी वो अपने अंदर लेकर के तब फ्लो होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ ऐसा नहीं है ना, वो नदियाँ छोटी हैं। ठीक, आगे देखिए नर्मदा के बारे में देखें पहले, नर्मदा द्रोणी। ठीक, नर्मदा का उद्गम कहाँ से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम की जो पहाड़ी है वहाँ से हो रहा है भैया, और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। अभी इसके बारे में बता चुका हूँ, पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक ना, समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है, याद रखिएगा। जैसे क्या करते हैं, जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से, यानी संगमरमर की चट्टानों से यह नदी गहरे गार्ज से बहती है, याद रखिए, कहाँ, जबलपुर में। ठीक, यहाँ नदी तीव्र ढाल से गिरती है, भेड़ा घाट है यहीं पे, इसी के तट पे, याद रखिएगा। ठीक, और वहाँ ये क्या करती है, याद रखिए, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा जो धुआंधार जलप्रपात है ना, वो कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पे है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर धुआंधार जलप्रपात बहता है। ठीक, आगे देखिए, नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, लेकिन वो सब बहुत नदियाँ छोटी हैं। इनमें से अधिकतर नदियाँ समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं, मतलब नदी ऐसे बह रही तो डायरेक्ट ऐसे आकर के नर्मदा से मिल जा रही। इस तरीके से जो नदियाँ मिल रही हैं नर्मदा में देखने को मिलती हैं। ठीक, नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश,
गुजरात के कुछ भागों में फैला हुआ है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, नमामि देवी नर्मदे, ठीक, नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना शुरू की है, याद रखिएगा इसे, ठीक, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है नमामि आगे देखिए तापी द्रोणी यानी तापी। अब देखिए तापी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो सतपुड़ा की पहाड़ी है ना, वहीं से हो रहा है, ठीक। एक बार इसको देख लेंगे मैप में। ये देखिए नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी ऐसे बह रही है, ये हो गई नर्मदा नदी और ये है तापी नदी, ठीक। तो नर्मदा नदी यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है ना, सतपुड़ा है, सतपुड़ा के दक्षिण में यहाँ पर नर्मदा नदी है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ महादेव की पहाड़ियाँ हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये नर्मदा नदी हो गई, ये पेनगंगा गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी ऐसे बह के नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर ही है, कोलेरू झील आप देख रहे हैं इसके, ठीक है ना। इधर तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी है, ठीक, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों में। तो कुछ झीलें हैं, लिंगनमक्की झील है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील है ये, ठीक, कृष्ण सागर झील है, कावेरी नदी कावेरी नदी पे है कृष्ण सागर झील। इधर देखिए बेम्बानद झील है, यहाँ पर दिख रही केरल में, ये बेम्बानद झील, पुलिकट झील, लिंकन झील, ठीक। यहाँ है देखिए कोलेरू झील, ये कोलेरू झील कहाँ है, ये कोलेरू झील दिख रहे हैं ना। और इधर देख रहे हैं चिल्का झील, ये चिल्का झील है। तो ये झीलों को भी देख लीजिएगा इसी साथ, ठीक। यहाँ देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, ठीक। चलिए ठीक, तो ये हो गया आपका क्या कि तापी नदी का जो उद्गम है कहाँ से है, तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रृंखला से, ठीक है ना। यह भी नर्मदा के समांतर क्या है, भ्रंश घाटी में बहती है, अभी बताया हमने, ठीक। इसकी लंबाई बहुत कम है, इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में, ये यहाँ तक का पानी अपने अंदर बटोर लेती है और तब बहती है। आगे देखिए अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है, ठीक, बहुत कम है, हमने बताया भी था इसके बारे में कि भैया जो ये वाला एरिया होता है ना भारत का, यहीं पर है पश्चिमी घाट, ठीक, और यहाँ है ऐसे कटा फटा है आपका पूर्वी घाट। तो जहाँ ये मिलते हैं दोनों, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, इसी को कहते हैं नीलगिरी, है ना, नीलगिरी कहते हैं। और क्या है कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच में यहाँ पे एक संकरा मैदान है, ठीक, यहाँ पर क्या है, संकरा मैदान है, ठीक। तो इसी में जो ये वाला तट है ना, ये वाला केरल का, इसी को कहते थे क्या, मालाबार, ठीक है ना, मालाबार तट है, ठीक। और इधर जो है इसी को कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो यही तट की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो पश्चिमी घाट है उसका ये तटी वाला जो एरिया है उसकी बात यहाँ पर चल रही है, ठीक। तो ये मालाबार हो गया, ध्यान रखिएगा। तो यह वही बात यहाँ पर की जा रही है क्या कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा। पश्चिम की तरफ बहने वाली, पहले तो ये समझ लीजिए कि अरब सागर पश्चिमी घाट के बीच जो तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है ना, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई भी बहुत कम है, ठीक, जो पश्चिम की तरफ बह रही हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियों में साबरमती, माही के बारे में दिखाया, भरतपुजा और पेरियार, ये सब नदियाँ क्या हैं ना, ये सब नदियाँ पश्चिमी घाट के पास से निकलती हैं और पश्चिमी तट पर होते हुए अरब सागर में जा कर के गिरती हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे है गोदावरी द्रोणी, ठीक। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है, याद रखेंगे, इस गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में
पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती गोदावरी नदी, और 1500 किलोमीटर ये नदी है, याद रखिएगा, कितना, 1500 किलोमीटर यह नदी है। और कहाँ जा गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। ठीक, प्रायद्वीप नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक, अपवाह तंत्र मतलब जहाँ तक का यह पानी अपने अंदर ले लेती है। तो कहाँ तक का, महाराष्ट्र का 50% महाराष्ट्र का, ठीक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक का ये पानी अपने अंदर ले लेती है। ठीक ना, एक बार देखेंगे इस नदी को, कहाँ है, इधर। ठीक, ये देखिए, देख रहे हैं, ये पूरा एरिया है, जिससे ये देख रहे हैं ना, गोदावरी नदी बहती हुई आ रही है इससे। ठीक, ये गोदावरी नदी, ठीक, पश्चिमी घाट से निकलती है गोदावरी, और प्रायद्वीप भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, पेनगंगा देख रहे हैं, ये इसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा, निजाम सागर है यहीं ऐसे। ठीक, बाकी ये कृष्णा नदी है, इसके दक्षिण में बह रही है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर यहीं पर झील स्थित, याद रखिएगा, ये देख रहे हैं ना, ये नागार्जुन सागर है, यहाँ पे ये नागार्जुन सागर है। ठीक, यहाँ कोलेरू झील है, याद रखिएगा। ठीक, तो अभी हमने क्या बता दिया कि भैया ये कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश फैली हुई। ठीक, गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा अभी दिखाया। ये नदियों के नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछता है भाई, ये पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब क्या हैं, ये सब नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, याद रखिएगा। ठीक, और देखिए, इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ कौन कौन सी, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक, बहुत बड़ी हैं। ठीक, बड़े आकार और विस्तार के कारण ये दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन, गोदावरी, याद रखिएगा, गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा कावेरी है, दक्षिण की गंगा कावेरी है, दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है कौन सी, गोदावरी, याद रखिएगा। आगे देखिए, महानदी द्रोणी, तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। ठीक, तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, 860 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई है भैया, और इसकी अपवाह कहाँ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में ये नदी बहती है। ठीक, महानदी हो गई। आगे देख लीजिए, ये है आपकी कृष्णा नदी। ठीक, तो कृष्णा नदी भैया कहाँ है, कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। पहली बात तो महाराष्ट्र की, ठीक, कृष्णा नदी। ठीक, और भैया 1400 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। ठीक, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है। ठीक, आगे देखिए, कावेरी नदी, कावेरी द्रोणी। ठीक, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई 760 किलोमीटर है। मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी कहाँ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। ठीक, चलिए, और बात इसकी खास क्या है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर, कोलार, स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान होता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कूची कला है, याद रखिएगा, कौन सी, कूची कला जो जलप्रपात है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा। सब इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो पूरब की तरफ बहती हैं। कौन सी, दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी। ठीक, और स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक, यह ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पृथ्वी के एक
पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। याद रखिएगा, 3/4 भाग हिमानी के रूप में स्थित है। तो ये हो गया आपका क्या, सभी नदियाँ। ठीक, चलिए नदियों के बारे में और हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम एडवांस क्लास लेकर के आएंगे ना, तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो एनसीईआरटी जिस लेवल का पढ़ा रही है ना, अभी हमारा पूरा फोकस ये है कि हम एनसीईआरटी को ठीक से समझ लें। ठीक, एनसीईआरटी को पढ़ लें। जब एनसीईआरटी हम पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद हम जब स्टैंडर्ड क्लास लेकर के आएंगे, ज्योग्राफी का एक लेवल करेंगे, तब वहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे और भी ज़्यादा नदियों के बारे में सीखेंगे। ठीक, ये बेसिक है, आप ऐसे बेसिक के तरीके से ही पढ़िए। इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर कर देंगे तो फिर वही है कि समझ नहीं आएगा। तो अभी जैसे ही एनसीईआरटी पढ़ा रही है, अभी हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसका लेवल बढ़ाएंगे आगे। तो अब समझिए कि भैया झीलों के बारे में देखिए कि कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, ठीक, नाव वाले घर, ये सब आप पहले से देखे होंगे। तो झील क्या होता है पहले तो समझ लीजिए कि जो झील है, इधर देखिए, झील है पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ जल जमा हो जाता है, उसी क्या कहते हैं, झील। क्या हो गया, मतलब कि जैसे अर्थ सरफेस है ना, ये अर्थ सरफेस हो गया। ठीक, तो अर्थ सरफेस में कभी कभी क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस, उसी में हो गया है गड्ढा। ठीक भाई, अर्थ सरफेस हर जगह बराबर तो है नहीं। तो अब क्या हो गया ना कि जहाँ पर ऐसे पानी भर गया अर्थ सरफेस में, ठीक, जहाँ गड्ढा है, कह रहा है ना कि जहाँ गर्त है, गड्ढा है, यहाँ पानी भर गया, तो इस तरीके से बन गया ये झील। ठीक, तो वही बात है, सिंपल डिफिनेशन है, एकदम ध्यान में रखिएगा। क्या कि पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग को जहाँ जल जमा हो जाता है, क्या कहते हैं, उसे झील कहते हैं। ठीक, आगे देखिए कि बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहते हैं, समुद्र। जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, ये सब क्या हैं, ये सब बड़े आकार वाली झीलें हैं जिनको क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे के आकार और अन्य लक्षणों से भी अलग अलग हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी आता है। ठीक है, कुछ झीलें में हमेशा पानी भरा रहता है, कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो एक टाइम के बाद सूख जाती हैं, बरसात का पानी आता है तो फिर से भर जाती हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की दोड़ी वाली झीलें, ठीक, अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्र की जो दो झीलें होती हैं ना, मतलब जहाँ पर जैसे राजस्थान वगैरह का एरिया होगा, यहाँ पर क्या हो गया, बारिश होगी तो वो झील भरी रहेगी, बारिश ख़त्म तो वो पानी सोख लेगी, पानी वहाँ का ख़त्म हो जाएगा। तो वही बात कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक, आगे देखिए, कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, जिस कुछ बर्फीली हैं, जैसे उसमें बर्फ़ की झीलें, उसमें बर्फ़ है, ठीक है ना, बर्फीली चादर से बनी है वो सब झीलें, तो उसे हिमानी झीलें कह रहे हैं। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों, मानवीय क्रियाओं द्वारा हुआ है। ठीक है ना, मतलब ये झील कैसे कैसे बनती हैं वो बताया जा रहा है। वायु के द्वारा कैसे, मतलब झील बन रही है, मान लीजिए बालू वाला एरिया है, हवा ने क्या किया, यहाँ का बालू उड़ा के ले गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, धीरे धीरे करके गड्ढा हो गया, और वहाँ पर जब पानी भरेगा तो वो झीलें हो गई एक। दूसरा क्या होता है, मानव ने बना लिया है झील, जैसे नदियां हैं, नदियों पर बना दिया बांध, और बांध बना दिया तो यहाँ पर पीछे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया पूरा, उसी को कह रहे हैं कि भैया ये मानव निर्मित झील हो गई। या खुदाई करवा दिया है पूरा, उसको बनवा दिया है, खुदाई करवा करके मानव निर्मित झील हो सकती है। ठीक है ना, कुछ झीलें जो होती हैं वो नदियों द्वारा बनती हैं, जैसे गोखुर झील के बारे में हमने बताया था कि गोखुर झील कैसे बनती हैं। जब नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं तो बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर के चलती हैं, है ना, टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर चलेंगी। तो अब क्या होगा ना कि एक टाइम आएगा कि नदी जो होती है ना, अपना वो भी रास्ता छोड़ करके अपना सीधा रास्ता अपना लेगी। तो ये जो छोटा सा एरिया छूट गया है ना, यहाँ पर पानी भर जाता है। अब जब यहाँ पे पानी भर गया, ठीक, तो ये क्या हो गया, एक अलग सी झील हो गई, इसे गोखुर झील कह रहे हैं, इसे छाड़न झील भी कहते हैं, नदी ने इसे छोड़ दिया है। ठीक, चलिए ये हो गया। अब देखिए, एक विसर्प नदी
विसर्प हमने बताया यही होता है। विसर्प जब नदियाँ क्या कहते हैं मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो इसकी स्पीड कम होने के कारण बल खा के चलती हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते होकर के चलती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं विसर्प नदी। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कट कर गोखुर झील का निर्माण करती हैं, अभी हमने बताया। स्पीड तथा बार यानी रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती हैं। कुछ लैगून झीलें भी होती हैं, जैसे चिल्का झील होती है, पुलिकट झील होती है, कोलेरो झील होती है, ठीक है ना। ये सब इसी टाइप की झीलें हैं। समुद्र के किनारे, जैसे समुद्र का किनारा कटा फटा एरिया होता है ना, ऐसे जैसे समुद्र का एरिया है वहाँ पर ऐसे कटा फटा एरिया है, तो अब वहाँ पर क्या हो गया कि पानी यहाँ अंदर तक ऐसे भर गया, ठीक है, अंदर तक भर गया, और यहाँ पर धीरे धीरे करके रोधिका बन जाती है ना, रोधिका बन जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है, इसी को बोलते हैं क्या, लैगून झील। ठीक, क्या बोलते हैं, लैगून झील। अब देखिए आगे कि अंतर्देशीय भागों में जो झीलें हैं कभी कभी मौसमी होती हैं, ठीक, जैसे कि राजस्थान के सांभर झील। ठीक, अब क्या होगा यहाँ बारिश के कारण पानी होगा, उसके बाद फिर पानी इसका सूख भी सकता है, जो क्या है एक अलवड़ जल, सॉरी एक क्या कहते हैं लवड़ जल है। मतलब सांभर झील कैसी है, खारी है। सांभर झील कैसी है, लवड़ी जल वाली है, खारी है, याद रखिएगा। इसके जल का उपयोग नमक निर्माण में किया जाता है, याद रखिएगा, नमक बनता है राजस्थान की जो सांभर झील है। ठीक, मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ठीक, मीठे पानी की ज़्यादातर झीलें कहाँ हैं, हिमालय क्षेत्र में है। ठीक, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। ठीक, मीठे पानी की झील याद रखिए। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई, ठीक, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, तो ये क्या हो गया, हिमानी। जैसे क्या होता है कि कोई घाटी बनी है और यहीं पर बर्फ़ जमी थी, अब ये धीरे धीरे करके जब ये बर्फ़ ख़त्म हो गई तो ये इसमें भर गया पानी, तो ये कैसी हो गई, हिमानी निर्मित झील हो गई। ठीक है ना। बाद में जब हिम पिघल गया तो इसमें पानी भर जाता है। किसी क्षेत्र में शिलाओं या मिट्टी की हिमानी मार्ग बंध गए, इससे भी हो जाता है। जैसे कोई क्षेत्र एरिया है, अब यहाँ से ऊपर हिमालय में, अब मान लीजिए क्या हो गया कि हिमानी क्षेत्र में कोई ऐसा रास्ता था और ये बंद हो गया मलबा के कारण, तो इसके पीछे क्या हो गया, पानी भर गया। ठीक, तो इस तरीके से हिमानी निर्मित झील बन सकती है। जम्मू और कश्मीर की वुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। मतलब क्या होता है कि कोई प्लेट थी और प्लेट क्या हो गई कि धीरे धीरे करके फोल्ड हो गई, तो प्लेट के फोल्ड होने से जब इसमें पानी भर गया तब ये हो गया क्या, आपकी भूगर्भिक झील में। ठीक, तो वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, ये सब भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी, वुलर झील। ठीक, एक बार देख लेंगे, सब झीलों के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है वुलर झील, ठीक, यहाँ है गोविंद सागर झील, ये राजस्थान में है सांभर झील। ठीक, और चंबल नदी पर भी कुछ झीलें हैं, याद रखिए। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए राजस्थान में है राणा प्रताप सागर झील, गांधी सागर झील। ठीक, और यहाँ है ये राणा प्रताप सागर झील है, ठीक है ना, यहाँ गांधी सागर झील है। ठीक, और यहीं मध्य प्रदेश में जवाहर सागर है। ठीक, याद रखिएगा, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। ठीक, ये चंबल नदी की सहायक नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब पूछ लेता है एग्ज़ाम में, कौन सा झील कहाँ है। ठीक, ये देखिए, ये चिल्का झील है, ये सब लैगून झील है, कोलेरू झील है, पुलिकट झील है। ठीक, ये सब झीलों का क्रम भी उत्तर से दक्षिण भी याद रखिएगा। ठीक, उत्तर से दक्षिण नदियों को भी याद रखिएगा, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। ठीक है ना। अब देखिए ये सागर है, कृष्णा राज सागर झील है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अभी देखिए नागार्जुन सागर झील है, कृष्णा नदी पर स्थित है ये नागार्जुन सागर झील, ये भी याद रखिएगा। लिंगन मक्की झील है ये इधर, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और ये देखिए बेम्बानड झील है, इसे याद रखिएगा। पुलिकट झील है, ये भी अभी बता ही दिया। ठीक, तो अभी हमने क्या बताया कि भैया मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमानी क्षेत्र में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर की कौन सी, वुलर झील के हमने बारे में बताया,
ये क्या है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। प्राकृतिक झील भी है ये। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल है ना, बड़ा पानी और कुछ अन्य झीलें हैं जो मीठी झीलें हैं, याद रखिए। ठीक, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बना के भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल पर बना हुआ है गुरु गोविंद सागर झील। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक हो सकती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है, मतलब झीलों से अगर कनेक्ट है तो वहाँ पर पानी हमेशा रहेगा। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक, मतलब झीलों से क्या लाभ है वो बताया जा रहा है। ठीक, ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। ठीक, जलीय पारितंत्र को संतुलित करती हैं। ठीक, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। ठीक, तो ये सब झीलों के काम हैं, बस ध्यान रखिएगा। झीलों से ये सब हमें लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए नदियों का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें समझ लीजिए कि नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, पहली बात तो यही है। ठीक, और दूसरी बात ये भी है, आप जानते हैं भैया कि संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक, अब बहुत सारी मानवीय क्रियाएं होती हैं जो नदियों के तटों पर ही होती हैं। प्राचीन काल से लेकर अभी तक सब बहुत क्या होता है, नदियों के तट पर ही बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं पली बढ़ी हैं। ठीक, गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। ठीक, अपने राज्य के उन अब ये सब चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिए। मतलब आगे देखिए कि भारत जैसे देश में जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ तो समझ सकते हैं भैया कि नदियों का क्या इंपॉर्टेंस है। सिंचाई, नौसाजन, जल विद्युत निर्माण। ठीक, नदियों का महत्व बहुत अधिक है इन सब में। ठीक, तो एक चीज़ और देखिए कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लाई गई थी। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, याद रखिएगा, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। ठीक, नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। ठीक, NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है, ये याद रखिएगा। ये एक फैक्ट था। ठीक, NCERT के फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए नदी प्रदूषण भैया, नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इनकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ठीक, नदी जल की यहाँ पर डिमांड है। ठीक, इसके लिए परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नदी में अधिक जल की निकासी हो जाती है नदी की। ठीक, पानी निकाल लेते हैं नदी का से, तो इसका आयतन घट जाता है। दूसरी ओर क्या होता है भैया कि उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचड़े ये सब नदी में मिला दिए जाते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं कम करते बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छाकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। ठीक है ना, जैसे कि अब समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तन करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ठीक, अनेक नदियाँ क्या हो रही हैं, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसमें नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, योजनाएं लागू की गई हैं। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन क्या है ना, चीज़ें सफल नहीं हो पा रही हैं। सफल होने के लिए क्या भैया, स्वच्छ जल का मानव जीवन, इन सब पर आप इसके बारे में अपने से कुछ डिस्कस करिए, बात करिए। देखिए न्यूज़पेपर वगैरह में आप अक्सर पढ़ते होंगे कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये हो गया ना आपका NCERT, क्या NCERT 9th की चैप्टर 3 अपवाह के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक ना, बहुत जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए भैया नमस्कार।